बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, मैं कराची वाला हूं। जब मुझसे कोई मेरे शहर का हाल पूछे, ये पूछे कि सड़कों का हाल कैसा है, कचरों का अंबार कैसा है, लाशें अब गिरती हैं या लाशों का गिरना कुछ रुक गया है, क्या आपके नलके में पानी आता है, क्या पीने का साफ पानी मयसर है, तो मेरे पास जवाब नहीं होता, लेकिन मेरा दिल खून के आंसू रोता है, क्योंकि ये वो शहर है जो पाकिस्तान भर को रेवेन्यू देता है, पाकिस्तान भर को चलाता है। अब मेरा खामोश रहना एक जुर्म होगा। मैंने कराची के मसाइल पर आवाज उठाने का फैसला किया है। इसी सिलसिले का पहला प्रोग्राम आज आपके सामने पेश खिदमत है। मेरे साथ मौजूद होंगे कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के असफर एहसन साहब। उनसे पूछूंगा कि उन्होंने जो सिस्टम बनाया है, एक एग्जीक्यूट करने लगे हैं एक प्लान को, वो प्लान है क्या और कैसे एग्जीक्यूट होगा। असफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असफर साहब, मैं आपसे बात जरूर करूंगा कि जो चार्टर कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप लाया है वो क्या है, लेकिन थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपने अपने बचपन में, अपनी जवानी में कराची को किस हाल में देखा था और अब सूरत हाल कहां पहुंची है? मैंने अपने बचपन, मेरा बहुत पुराना तो नहीं है, कोई ऑलमोस्ट 43 इयर्स पुराना है, लेकिन कराची की जो सड़कें थी वो रात को धुलती थी। कराची में जो अमन अमान की कंडीशन थी और ऑफ कोर्स उस वक्त के हिसाब से जो कराची था, पूरा पाकिस्तान किया बल्कि और भी कंट्रीज से लोग कराची आते थे, अपनी छुट्टियां मनाते थे और कराची एक बहुत ज़बरदस्त शहर था। कराची में एक रौनक थी, कराची में एक अमन था, कराची में एक सुकून था और उसका बड़ा पोटेंशियल था। और आज हम जिस जगह कराची को देखते हैं तो ऑफ कोर्स वो न सिर्फ तकलीफ़ का बाइस है बल्कि एक बहुत सैड स्टोरी है और ये कलेक्टिव फेलियर है हमारे रूलर्स का इन लास्ट फ्यू डेकेड्स। मैं 4 डेकेड्स की बात करता हूँ और कोई कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है। आप जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जब तक आप सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, मेरा कंक्लूजन है, तो जब तक आप सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे आप कराची को बेहतर नहीं कर सकते। अच्छा असफर साहब, एक चीज और ये बताइएगा कि आप तो खुद जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहते हैं, यानी कि कराची की जो असल जान है वो जिला वस्ती है। उस जिले की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। हम तो डिफेंस को रो रहे थे इस बारिशों के अंदर, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि जहां पूरे पाकिस्तान की क्रीम रहा करती थी, जिस इलाके के अंदर पूरे पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहा करते थे, उसकी हालत ये हो गई थी कि वहां पर अब भी जाना बहुत मुश्किल है। तो आप नहीं समझते कि कराची मजमूई तौर पर ही जो है वो हर तरफ से तबाह हो चुका है? देखिए, कल मैं वॉल स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान पे गया था, यानी आईएच चंद्रिका रोड जिसको हम वॉल स्ट्रीट कहते हैं पाकिस्तान की, जो फाइनेंशियल कैपिटल की मेन स्ट्रीट है, जहां सारा फाइनेंशियल सेक्टर बैठा हुआ है। और प्रैक्टिकली जिस बिल्डिंग में मैं गया वहां पे मैं आपको वर्ड यूज कर रहा हूं कि छलांगे लगाता हुआ मैं अंदर गया। जो गटर का पानी वहां पे बह रहा था और जिस लेवल पे बह रहा था, और बड़ा अफसोस का मुकाम था। तो कराची का आप इस वक्त कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहां पे हालात खराब ना हो, तो ये परसेप्शन भी गलत है कि एक डिस्ट्रिक्ट के हालात खराब हैं। बहुत से इलाके बेहतर नजर आते हैं मेन रोडों के हवाले से, बट अगर आप अंदर गलियों में जाएं तो जो रोडों का हाल है, जो रोडें टूट रही हैं, और सिर्फ ये नहीं कि पैचेस की जरूरत है, पूरी पूरी रोडें बनने की जरूरत है। फिर उसके बाद जो सीवरेज का सिचुएशन होती है, गटर का पानी बह रहा है, फिर जो गार्बेज की सिचुएशन होती है, तो ओवरऑल जो मसले, फिर पानी नहीं आता लोगों के पास, बहुत से इलाकों में पानी नहीं आता, टैंकर माफिया काम कर रही है, वाटर बोर्ड के जो अफसरान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, जो वहां पे निचला तबका उसका है, वो जिस तरह से रिश्वत का बाजार वहां पे गर्म है। तो एक जंगल का कानून है और उस जंगल के कानून में इस वक्त सिचुएशन ये हो गई कि पहले तो कच्ची आबादी के लोग खड़े होते थे, आज डिफेंस क्लिफ्टन के लोग खड़े हो गए। और 1 साल से हम ये बात कर रहे हैं और मैं खास तौर पे बार बार कर रहा हूं, मैंने हमारे इदारों से भी बात की है, हमारी हुकूमत से भी बात की है, हमारी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप से बात की है, सोशल मीडिया पे इसको प्रोपेगेट किया है कि कराची सिविल अनरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। और उसकी एक झलक आपने अब से 3 हफ्ते पहले देख ली। जो डीएचए के रेजिडेंट्स खड़े हुए हैं, ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन डीएचए की नहीं थी, जो कराची की ओवरऑल सिचुएशन है ये उसकी फ्रस्ट्रेशन थी। और हम जो पैकेज इस वक्त आया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उसको बिल्कुल वेलकम करते हैं, एक बड़ा अच्छा है। लेकिन साथ साथ हम अगर सिर्फ तारीफ करते रहें तो बात नहीं बनेगी ना, बिकॉज कि हमें पता है कि कोई कुछ भी कर ले, इस पैकेज से कराची तब्दील नहीं होगा। आप 5,000 अरब 10,000 अरब का पैकेज लेकर आ जाएं, कराची सही नहीं होगा,
कराची को सही करने के लिए आपको जो रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिन चीजों को तब्दील करने की जरूरत है, जहां पे मैसिव डिसरप्शन की जरूरत है, वहां पर आपको डिसरप्शन देनी होगी। उसके बिना कराची सही नहीं होगा। तो हमने अच्छा असफर साहब, आप लोगों ने एक चार्टर जो पेश किया है मेरे पास स्क्रीन के ऊपर, हम उसको जो है वो चला भी रहे हैं, उसमें पूरा प्लान आपने वजह किया है कि किस तरीके से कराची के पूरे सिस्टम को चेंज किया जाए। नाजरीन के लिए थोड़ा सा उसकी वजाहत करेंगे कि क्या उसको कंसीव आपने कैसे किया, उसकी एग्जीक्यूशन क्या बनती है? देखिए, ऐसा है कि 2017 में हमने नेशनल डायलॉग किया था रिफॉर्म, कराची की ट्रांसफॉर्मेशन पे, कराची की रिवाइवल पे, और उसमें 6 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सिविल सोसाइटी को हमने एंगेज किया। कोई 600 के करीब टॉप लीडर्स थे पूरे पाकिस्तान से, खासतौर पे कराची की सारी कम्युनिटीज थी। और इस वक्त के सदर पाकिस्तान जो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट किया। वो हमारा जो पर्पस था वो ये था कि हम एडवोकेसी करें, हम बताएं कि यार मसले क्या हैं, और एक छत के तले नीचे सबको जमा करें, कोलैबोरेशन की एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें। ऐसा हमने 2 दफा किया 2017 में। और आज 3 साल बाद हमने, जब आज से कोई 10 दिन पहले दोबारा से एक नेशनल डायलॉग किया कराची की डेवलपमेंट पे, जो हमारा कराची डेवलपमेंट इनिशिएटिव है उसके तहत। और हम ये देखते हैं कि 3 साल बाद बजाय इसके कि जो उस वक्त गुफ्तगू हुई थी वही गुफ्तगू आज भी एप्लीकेबल है। कोई नई चीज तो पैदा नहीं हुई ना, लेकिन चूंकि इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, लैक ऑफ विल, पॉलिटिकल विल, इंटेंशन सही नहीं है, या काम नहीं करना, कुछ नहीं हो सका। और इस वक्त सूरत हाल ये कि पिछले 3 साल से आज के मुकाबले में आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर कोलैप्स हो चुका है, फर्दर हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है, हमने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक चार्टर ऑफ फॉर कराची प्रेजेंट किया है कल, और जिसकी पूरी सिविल सोसाइटी ने, कराची के शहरियों ने उसको बड़ा वार्म वेलकम किया है। जिस लेवल पे हमें हजारों की तादाद में मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, हमारा पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर से जो मैसेजेस आ रहे हैं, हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, हमारे इदारों के साथ, हमारी गवर्नमेंट के साथ, सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, सबके साथ हमने इसको शेयर किया है। जो हमारे नए एडमिनिस्ट्रेटर इफ्तिखार शलवानी साहब, उनके साथ हमने इसको शेयर किया है। देखिए, इसमें 17 पॉइंट्स हमने मेंशन किए, और आप यकीन करें कि 17 पॉइंट्स में कोई एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कराची के बच्चे को अब ना मालूम हो, क्योंकि वो इतना बड़ा मसला है इस वक्त। सिर्फ कराची नहीं, पूरे मुल्क में यही बात हो रही है। पाकिस्तान से बाहर जो हमारे बैठे हुए दोस्त हैं वो ये बोलते हैं कि खुदारा कुछ करो, कराची के लिए कुछ करो। तो एक इशू ये होता है कि हम बात करते रहें, बैठ के ड्राइंग रूम टॉक करते रहें और हम बुरा भला बोलते रहें, और एक होता है कि आप कुछ एक्शन लें। आपके साथ, नियो के साथ, हमने, आपको याद होगा जब कोरोना शुरू हुआ तो हमने एक पूरी कैंपेन भी रन की थी। हमने फ्लड रिलीफ के लिए आपके जो जितने भी रिलीफ वर्क हमने किया था उस हवाले से हमने 21 मिलियन का डोनेशन दिया। फिर हमने एक BSL 3 लेवल 4 लैब हमने कायम की आज से 4 महीने पहले एक लोकल NGO के साथ, और उसमें हमने कोई 33 मिलियन रुपीस डोनेट किए, और वो पिछले 3 महीनों में हजारों लोगों को, हजारों फैमिलीज को बेनिफिट दे चुकी है। तो हम यही कर सकते हैं एक सिविल सोसाइटी के तौर पे। तो हमने ये तय किया कि हम इस चीज को दोबारा करते हैं। हमने पहले डायलॉग किया, उसमें जो रिकमेंडेशंस आई, फिर हमने लोगों से कंसल्ट किया। हमारे अपने ग्रुप में पाकिस्तान की नेशनल इंटेलिजेंसिया है, टॉप कॉर्पोरेट्स बैठे हैं, टॉप बिजनेस लीडर्स बैठे हैं, सिविल सोसाइटी की सारी क्रीम मौजूद है, आप समझ ले, सारे टॉप ब्रेन्स हैं। तो वहां जो हमारी डिस्कशन पिछले 2-3 महीनों में थी, उससे हमने उसको कंपाइल किया और एक डॉक्यूमेंट हम सामने लेकर आए। ये एक रोड मैप है, और इस रोड मैप को मैं समझता हूं कि अगर हुकूमत वक्त और जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो अगर इम्प्लीमेंट करें तो इसका बेहतर नतीजा निकलेगा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट आएगा। देखिए, शॉर्ट टर्म या कॉस्मेटिक सर्जरी, अगर मुझे उस रोड मैप के आप इब्तदाई चीजें बता दें, यानी कि शुरू कहां से हम सफर करेंगे और उसका आपने इख्तिताम क्या सोचा है? क्योंकि मैंने वो जब पढ़ा आपका डॉक्यूमेंट तो उसमें बुनियादी नुक्ता जो था वो ये था कि कराची को एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम मिलना चाहिए कि जिसके मातहत तमाम इदारे हो। थोड़ा सा उसकी सिटी गवर्नमेंट को एम्पावरमेंट दे, और उसके बाद जितने सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आपका वाटर बोर्ड है, चाहे वो पुलिस है, आपकी कैंटोनमेंट्स हैं, आपके जितने इदारे हैं, उन सबको आप एक मेयर के अंडर में करें, KMC के अंडर में करें। पहली बात, उसी हिसाब से फिर आप ये देखें कि जो आपकी पॉपुलेशन है कराची की,
वो 16 मिलियन है पेपर्स पे, हालांकि वो ओवर 25 मिलियन है, तो 10 मिलियन पॉपुलेशन ही आप काउंट नहीं कर रहे। इसका रिजल्ट ही नहीं तो आया आज आप तक। जब तक पॉपुलेशन आपके दोबारा सेंसस नहीं करेंगे, दोबारा मर्दमशुमारी नहीं होगी, इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलेगा। अच्छा, सिर्फ मर्दमशुमारी होगी, उससे आपकी बजट एलोकेशन होगी, उसके बाद आपकी नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज में आपकी सीट्स बढ़ेंगी, और एक जो राइट है कराची के शहरियों का, और कराची एक देखे ना ऐसा शहर है जो पूरे मुल्क को पालता है। पूरे मुल्क के लोग, सिवाय ये कोविड के 5-6 महीने जो गुजरे थे, हर महीने लोग रोजगार के लिए या अपने कारोबार के लिए कराची आते हैं और सेटल होते हैं। तो कराची की डेवलपमेंट के लिए जो आपको बजट्स चाहिए वो 16 मिलियन के हिसाब से आपको चीजें एलोकेट होती हैं, मिलती भी नहीं है। और अगर आप मुंबई का देखें बजट, तो मुंबई का साइज हमसे छोटा है एरिया वाइज, उसके बाद उसकी पॉपुलेशन हमसे कराची से छोटी है, बट 600 अरब का सालाना बजट उनको मिलता है। आप अंदाजा लगाएं, और हमारे मुकाबले में वो उस लेवल की बिजनेस सिटी नहीं है। तो एक आपका इशू ये आ जाता है। फिर आपने कराची को 7 डिस्ट्रिक्ट्स में वो कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। कराची हमेशा एक डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। तीसरी बात, जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन आपका है वो आप इशू करें, जैसे आपने नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसी बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपका प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सिंध में होना चाहिए। तो इससे गवर्नेंस में बहुत बेहतरी आएगी और स्टेबिलिटी आएगी, और लोगों के अंदर एक एहसास महरूमी जो है, एक वहां पर ना एक ऑर्फेनेज वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, ये मैं फील कर रहा हूं। और ये सिर्फ मैं कच्ची आबादी में फील नहीं करता, ये हमारी जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल अपर क्लास है, वहां पे भी ये फील हो रहा है। और अब तो डिफेंस वाले बाहर निकल रहे हैं ना, आप अंदाजा लगाएं कि शहर किस ट्रैक पे चल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद आपका जो कोटा सिस्टम है, कोटा सिस्टम पिछले 40 साल से है, किसी पार्टी ने आज तक उस पर कुछ नहीं किया, चाहे वो लोकल पार्टीज हो, चाहे वो फेडरल पार्टीज हो। सिर्फ बात होती है, जब आपकी नीयत होती है ना, देखें ये 6 महीने का काम है, साल में हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी नीयत ही नहीं है तो फिर काम नहीं होगा। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं, और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम करते हैं। हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, हर पार्टी में एवरेज लोग भी हैं, लेकिन कराची को जो लोग समझते हैं ना, वो बहुत कम लोग हैं कुछ पार्टियों में। और बहुत से मैं सियासतदानों को और हुकूमत वक्त के भी बहुत से लोगों को देखता हूं जो अक्लेकुल समझते हैं अपने आप को। वो अक्लेकुल नहीं है, वो अपने आप को PhD ऑफ कराची समझते हैं, वो मैट्रिक फेल है मेरी नजर में। तो 2 साल में उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर सिंध गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा दिल बड़ा करे, चीजों को उस हिसाब से देखें। आपकी पूरे सूबे में आपकी हुकूमत है तो कोलैबोरेट करें। तो हम जो एक बार बात करते हैं वो ये करते हैं कि जो हमारे सदर पाकिस्तान हैं, जो वजीर आजम पाकिस्तान हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा साहब, ये सब मिलकर कराची आए। सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कराची की, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो इदारे हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको लेके बैठें, घंटों के हिसाब से बैठें, उसी दिन उठें, अगले दिन एक और सेशन करें। लेकिन उस वक्त तक आप चीज को क्लोज ना करें जब तक आप एक कॉन्क्रीट लाइन ऑफ एक्शन, एक रेजोल्यूशन लेके ना आए। ये पॉइंट्स तो आपने दे दिए, लेकिन इस पे एक्शन कब होगा? असल बात ये कि एक्शन कब होगा? बातें तो बहुत होती हैं, जब कराची में शोर मचता है, जब बारिश होती है, पानी खड़ा होता है और ट्रैफिक जैम होता है और बिजली चली जाती है और लोग मरते हैं, और जो लोगों के साथ जिस कस्मपुरसी की हालत में लोग वहां पे गुजारा करते हैं, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ख्याल आता है, मीडिया शोर करता है। और मीडिया को मैं बड़ा क्रेडिट देता हूं कि मीडिया इस चीज को बड़ा तरीके से हाईलाइट करता है। लेकिन इस वक्त वक्त है कि जब आपको एक्शन लेना होगा। ये सिर्फ एक चार्टर है या ये पूरी एक कैंपेन है कि जो एग्जीक्यूट होगी, इसके मरहले होंगे? अगर ये कैंपेन है तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी? देखिए, ये कैंपेन इस तरह से कि एडवोकेसी कैंपेन है। हम हुकूमत तो नहीं है कि हमारे हाथ में तो फंड नहीं है, हमारे हाथ में तो बजट नहीं है। हम एक एडवोकेसी कैंपेन ये कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि कोलैबोरेट करो। हम सारे इदारों से मिल रहे हैं, हम सारी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम इन सब के साथ मिलके उन सबको इस चीज पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदारा इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए आप इन चीजों पे इंप्लीमेंट करें। ये आप ना सोचे कि ये हो जाएगा का वक्त गुजर चुका है। हम बहुत जमाने से देख रहे हैं कि कराची के साथ ये सलूक चल रहा है, और इस सलूक में सबका मुश्तरका कसूर है। दिस इज अ कलेक्टिव फेलियर। मैं किसी भी एक इदारे को, किसी भी एक पार्टी को, किसी भी एक इंडिविजुअल को उसका मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं करार दे सकता, लेकिन कराची का जो फेलियर है वो सबका कलेक्टिव फेलियर है। और इसीलिए हम सिविल अनरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं।
आज अगर हमने इसको सही नहीं किया तो ये वो वक्त नहीं है कि हम 4-5 साल में ये फर्दर कोलैप्स हो जाएगा। हम शायद 3 साल बाद दोबारा कराची की डेवलपमेंट या रिवाइविंग कराची पे डायलॉग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये सिविल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है। लोग यहाँ पे खड़े होंगे और लोग यहाँ पे लूट मार शुरू कर देंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे इलाकों में 50-50 घरों जब पानी नहीं आता और पता चलता है कि जी वो वाटर बोर्ड वाले नहीं मान रहे, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। एमएनए एमपीएस भी जो है वो सिवाय 2-4 के कोई नजर नहीं आता, सिवाय फेसबुक के उनकी एब्सेंस है, वो हर जगह पे इनविजिबल हैं। तो ये वो वक्त है जिस वक्त सिविल सोसाइटी खड़ी हुई है, और ये सिर्फ कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप नहीं खड़ा हुआ। कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के अलावा जितने वहां पे एनजीओज हम देखते हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो निकले हैं। फेयर हॉल पे एक अभी डेमोन्स्ट्रेशन हुई जिसपे बड़ी अच्छी पब्लिक थी, फैमिलीज थी, बच्चे थे, खवातीन थी, यंग लड़कियां थी, जिन्होंने जाके एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, आवाज उठाई कि खुदा के लिए कराची को जो मसले हैं उनको रिजॉल्व करे। सिर्फ बातों से, पैकेजेस लाने से काम नहीं चलेगा, अकले कुल बनने से काम नहीं चलेगा। दिस इज द टाइम फॉर एक्शन, दिस इज द टाइम फॉर कोलैबोरेशन, अदरवाइज पानी सर से ऊपर हो जाएगा। तो हमारा ये कि वो बड़ा एक जबरदस्त शेर है ना कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। तो हम एक्चुअली वो काम कर रहे हैं। चलिए असफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असफर साहब, मैं आपके साथ फॉलो अप में रहूंगा अगले प्रोग्रामों के अंदर भी कि कहां तक प्लान एग्जीक्यूट हुआ, क्या होता रहा। यहां पर नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कराची की कुछ मजीद शख्सियात से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। शहर की मारूफ समाजी शख्सियत हुनैद लाखानी साहब हमारे साथ मौजूद है। उनका सियासी पोर्टफोलियो तो अपनी जगह, लेकिन उनकी समाजी खिदमात भी आप सबके सामने मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि एक समाजी वर्कर की हैसियत से, शहर के एक पुराने रहने वाले की हैसियत से वो क्या समझते हैं कि शहर के हालात कैसे बेहतर होंगे। हुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुनैद साहब, पानी सर से गुजर चुका है, अब तो इस शहर के मसाइल पर सबको बात करनी होगी, सियासत से हटके भी बात करनी होगी। आप इस शहर में बड़े हुए, आपने शहर को कैसा देखा था और अब किस हाल में देखते हैं? बहुत ही प्यारा शहर था, बहुत ही खूबसूरत शहर था। इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा समंदर, इतना अच्छा किमाड़ी, इतने अच्छे खाने, बंस रोड, मोहम्मद अली जिन्ना रोड, खारा दर, गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर को बनते हुए देखा। पूरे शहर को जो है, नाज़माबाद की खूबसूरती भी एक ज़माने में थी, वो भी देखी, और इस शहर को दिन बर दिन बिगड़ते हुए भी देखा। यस, यू आर राइट। बट एट द सेम टाइम दुनिया के और बहुत सारे शहर भी जो है वो साथ साथ देखे कराची के। जब दुबई कुछ भी नहीं होता था, एक नसर शौक होता था, और कराची बहुत खूबसूरत शहर होता था। वहाँ से लेके अब तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया और हमने कैसे तय किया। उसके अलावा मलेशिया ने, उसके अलावा और कई शहर दुनिया के, कोलंबो अभी रिसेंटली तक सिविल वॉर के अंदर मौजूद था और अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सो दुनिया का हर मुल्क, हर शहर जो है वो आगे जा रहा है, लोगों को बेहतर सहूलियात फराम कर रहा है, बेहतर हेल्थ केयर, बेहतर एजुकेशन, बेहतर शॉपिंग, बेहतर टूरिज्म, और हम जो है जो चीज़ है उसको भी तबाह किए जा रहे हैं। किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दिन बर दिन हर कोई मिलकर इसको तबाह कर रहा है, इसको बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा हुनैद साहब, आप सोशल वर्क के लिए, सियासी काम के लिए भी मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं। कहीं पर आपका हॉस्पिटल है, कहीं पर जब आप दीगर मुख्तलिफ काम करते हैं, आप लोगों के बुनियादी मसाइल वहां पर क्या देखते हैं? लोग किस चीज के लिए ज्यादा परेशान है? क्योंकि अमीर आदमी का इलाका जो है वो किसी और चीज के लिए परेशान है, गरीब किसी और चीज के लिए परेशान है। तो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, यहाँ पर सहूलियात के हवाले से किन चीजों के मसाइल आप ज्यादा देखते हैं? देखिए, गरीब जो है वो इत्सल्फ गुर्बत एक बहुत बड़ी परेशानी है, और गरीब जो है गरीबतर होता जा रहा है। ये खाली गरीब नहीं है, ये लोग मजलूम भी हैं, बिकॉज इनके हिस्से का पैसा इनको मिलता नहीं है। इनकी गुर्बत इस वजह से है कि इनका जो हक है, जो बेसिक इनको हेल्थ केयर मिलना चाहिए था, जिसका ऑलरेडी फंड है, टैक्स पेयर्स पैसे देते हैं, वो पैसे जो है वो बजट होता है लेकिन उन तक नहीं पहुंचता, और उनको वो दवाइयाँ और वो इलाज जो है अपनी जमा पूंजी से करना पड़ती है। एजुकेशन हो गई, एजुकेशन एक बुनियादी हक है, हर आदमी का, हर बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और वो एजुकेशन बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि कोई भी मिडिल क्लास जो है अपने बच्चे को पब्लिक सेक्टर में भेजे। और इस तरह नहीं होता दुनिया में, इस तरह नहीं होता, इस तरह नेशंस आगे नहीं निकलती।
जब तक आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, वो बच्चा अपनी फैमिली को गुर्बत से कैसे निकालेगा? उसको स्किल देनी है, उसको इस शहर में जो एक इंडस्ट्रियलाइज शहर है, जहां पे एंटरप्रेन्योर मौजूद है, बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो यहाँ पर तो हमें टेक्निकल स्किल्स सिखानी है ताकि उनकी इनकम अगर 10,000 है तो 20,000 हो जाए। बिल्कुल ठीक। और वो काम उनका जो हक है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसके पैसे आते हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे जमा होते हैं, बजट लगता है, लेकिन वो बजट खा जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ गुर्बत इशू है, और गुर्बत जो है उनकी मजलूमियत की वजह से, क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है और जुल्म जो है हुक्मरान कर रहे हैं। थ्रू आउट अरसे से ये जुल्म हो रहा है, इस वजह से मुल्क तबाह हो रहा है। अच्छा, उन्हें सब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या मसाइल देखते हैं आप शहर में? भाई इंफ्रास्ट्रक्चर देखें ना, शहर जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, साथ साथ उसी तेजी से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे आबादी जो है 1 करोड़ से 3 करोड़ हो गई है, तो क्या पानी की लाइनें जो है वो साथ साथ 3 करोड़ के लिए डाली हैं? नहीं डाली। K4 का मंसूबा है, पिछले 15 साल से कंप्लीट ही नहीं हो रहा। 25 अरब से 100 अरब का उसका तख्मिया जो है लगा लिया उन्होंने, लेकिन काम 0/0। और उस पे सियासत कर रहे हैं, पानी पे सियासत कर रहे हैं, लोगों की पानी की लाइन बंद करके सियासत कर रहे हैं। वही पानी, उनके जो हक का पानी है, उनको बेचा जा रहा है। और बेच कौन रहा है? बेच जो है वो हुक्मरान रहे हैं, उन्होंने ही जो है माफिया को चला रहे हैं, टैंकेज माफिया भी चला रहे हैं, लाइनमैन वाटर बोर्ड की माफिया भी चला रहे हैं। सीवरेज देखें, ये शहर का जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान से कम खर्चे में पूरे शहर की सीवरेज लाइन डल सकती थी, बिल्कुल। लेकिन वो नुकसान होने दिया, लोगों को नुकसान पहुंचाया, मिडिल क्लास को भी गरीब कर दिया, उनका दुकानें तबाह हो गई, उनके दुकानों के उधर सामान तबाह हो गया। इससे बड़ा और क्या जुल्म होगा? सिर्फ इस वजह से कि गटर लाइनें जो हैं उनके अंदर कचरा था और वो पानी जो है नालों तक नहीं पहुंच सका, नालों में कचरा था और पानी समंदर तक नहीं पहुंच सका, इसी वजह में ये तबाह हुआ। मतलब इससे बड़ी नाअहली क्या होगी? अच्छा, उन्हें सब एक चीज और बताइएगा कि कराची के मसले का हल आप समझते हैं क्या इस तरह के इमदादी पैकेज, वन टाइम पैकेज दे देना वो मसले का हल है, या सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है? किस चीज से कराची का मसला हल होगा मुस्तकिल बुनियादों पर? देखें भाई मेरे, कराची को किसी किस्म की किसी से इमदाद की जरूरत नहीं है। कराची पूरे मुल्क को पालता है, ये बात समझने की जरूरत है। ये इमदाद इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पे कोई और तरीका नहीं था कि आके काम किया जाए। अगर सिंध हुकूमत सालाना ये काम करती होती अपनी दौरे हुकूमत में, तो शायद इस इमदादी पैकेज की जरूरत नहीं होती। इससे 10 गुना ज्यादा कराची कमा के दे रहा होता मुल्क को। सो ये इमदादी पैकेज इसलिए कि कम से कम जो एक इमरजेंसी है, जो इमरजेंसी रिलीफ है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने स्टेप इन किया है, कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेप इन किया है, उसके अंदर ये काम कर लिए जाएं। और ये काम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम तो F-17 जहाज बना रहे हैं, हम तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, हम तो जो है यहाँ पे क्या कुछ नहीं बन रहा है इस मुल्क के अंदर। यहाँ पे हम जो है गटर की लाइन डालने के लिए परेशान बैठे हैं कि कौन डालेगा, और पानी की लाइन जो है कचरा साफ करने के लिए हम तुर्की से कंपनी बुला रहे हैं, चाइना से बुला रहे हैं कि जी हमारा कचरा उठा लो। मतलब ये भी कोई काम है? ये सिर्फ इनकी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से ये लोग इस तरह के प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि पैसा बाहर इनको मिल जाए, इनकी जेबें भर जाएं, और कुछ नहीं है। अच्छा, उन्हें सब गवर्नेंस का इशू ज्यादा बड़ा है कराची के अंदर कि यहाँ पे गवर्नेंस प्रॉपर नहीं है। जिसको आपने KMC में लगाया उसके पास काम करने का इख्तियार नहीं है। आपने पूरे सिस्टम को जो है वो अलग अलग तकसीम इसलिए कर दिया है ताकि जो है वो हर पॉकेट से कोई ना कोई कमाई आती रहे। एक तो गवर्नेंस का इशू आ जाता है। आप समझते हैं कि बजट एलोकेशन के इशू भी है या सिर्फ गवर्नेंस का इशू है? देखिए, इशू कोई नहीं है, इशू सारे के सारे बनाए हुए हैं। और ये बात तो एक नॉर्मल आदमी जो सिंपल कॉमन सेंस रखता हो, वो भी ये बात जानता है कि गाड़ी अगर 2 ड्राइवर मिलके चलाएंगे तो गाड़ी के डिसीजंस गलत होंगे। अब एक ड्राइविंग सीट है, उसके ऊपर एक ड्राइवर को बिठाना चाहिए, और इसमें कौन सी वो रॉकेट साइंस है? अब आप कराची में कहते हैं नहीं जी कचरा जो है मैं CM हूं, मैं खुद चलाऊं, संभालूंगा, उठाऊंगा शहर का। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो सिंध हुकूमत चलाएगी, SBCA जो है वो सिंध हुकूमत चलाएगी, और पुलिस जो है वो सिंध हुकूमत जो है वो चलाएगी। तो फिर रहा क्या मेयर के लिए? मेयर क्या काम करेगा? और उंगलियां उठेंगी मेयर के ऊपर कि जी हमारी सीवरेज की लाइन बंद है, रोड के ऊपर पानी आया हुआ है, हमें पानी नहीं मिल रहा। उंगलियां CM मेयर के ऊपर उठेंगी, और काम जो है सारा CM ने रोका हुआ है। सो ये सारी पॉलिटिक्स की इन्होंने, और बाकायदा एक साजिश के तहत कराची को खराब किया।
अच्छा हुनैर साहब, अब पानी जो है वो मैंने जिस तरह से पहले भी कहा कि सर से ऊपर गुजर गया है, तो आप समझते नहीं है कि शहरियों को भी जो है वो इसके अंदर कोई किरदार अदा करना होगा, सिस्टम को ठीक करने के लिए आवाज उठानी होगी, शहरियों को भी आगे आना होगा? देखिए, शहरियों में एक चीज तो ये है कि उनको ये समझना चाहिए कि उनकी अपनी कोताही की वजह से ये सब कुछ हुआ है उनके साथ। अगर वो लोग इस कौम की अमानत, अपना वोट पहले से सही जगह इस्तेमाल कर रहे होते, मूवियां ना देख रहे होते इलेक्शन वाले दिन, तो शायद ये नौबत नहीं आती। अगर ये सियासी मैदान जो है सिर्फ इन पेशावर पॉलिटिशियंस के हवाले ना किया होता और लोगों ने अपने बच्चों को जो है पढ़ाया लिखाया होता मुल्क की भागदौड़ संभालने के लिए, तो शायद ये वक्त नहीं आता। कराची का बिजनेसमैन जो है उसने कराची के अंदर पॉलिटिक्स को बुरा समझा और आया ही नहीं। तो अपने शहर की जब भागदौड़ खुद नहीं संभाली और किसी कम विजन आदमी को, वाले आदमी को दे दिया या करप्ट आदमी को दे दिया, तो उससे आप तिजोरी के ऊपर चोर को बिठा दो तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? यही हुआ है इस मुल्क के साथ, इस शहर के साथ। ऑन दी अदर हैंड, इसी मुल्क के अंदर आप पंजाब को देख लें, आप NWFP को देख लें, उसका ग्रोथ रेट देख लें इन द पास्ट 20-30 ईयर्स। हर आदमी ने परफॉर्म किया है, हर लीडर ने परफॉर्म किया है ताकि मुल्क बेहतर हो, उसका अपना मोहल्ला बेहतर हो, उसका अपना बिजनेस कम्युनिटी बेहतर हो, एंड दे हैव ग्रोन एंड वी आर गोइंग बैकवर्ड्स। स्टीपल जो है हम लोग गिर रहे हैं नीचे की तरफ। अच्छा हुनैर साहब, आपको संजीदगी क्या लगती है? आने वाले वक्तों में आपको लगता है कि पॉलिटिकल क़यादत हमारी जो है वो सारी इस मसले को समझेगी कि अब जो है वो हमें एक प्लेटफॉर्म पर बैठना है, कराची के मसाइल के लिए बात करनी है, कराची को बजट देना है, कराची को एम्पावर करना है? लगता है आपको कोई संजीदगी है अब सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारे अंदर कोई? देखिए, मैं खुद PTI के अंदर हूं और मैं इसी वजह से हूं कि ये वाहिद पार्टी है जिसके अंदर नॉन करप्ट लोगों की गुंजाइश है और करप्ट लोगों की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। और बाकी मुख्तलिफ पार्टियां हैं जिनको हमने देख भी लिया, आजमा भी लिया और उनका हमने बुरे वक्तों में भी हाल देख लिया, अच्छे वक्तों में भी हाल देख लिया। कराची नीड्स लोकल लीडरशिप, जो कराची की हो, जो कराची का दर्द, कराची के मसले समझते हो, जो अपनी गली अपने मोहल्ले को ठीक करना चाहते हो और जो ईमानदार हो। सबसे पहले अगर ईमानदारी नहीं है, अगर अल्लाह का खौफ नहीं है, तो उस आदमी से कोई बैद नहीं है, हो नहीं सकती, उससे करनी भी नहीं चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि नहीं यार ये उसका प्राइवेट मसला है कि वो शाम को क्या करता है, अक्सर ये कहते हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं, झूठ बोलता है, चलो कोई बात नहीं, उसने चोरी कर ली थोड़ी सी। ये इसी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हम चोर को तिजोरी के ऊपर बिठाएंगे तो यही होगा। लोगों की इंटरेस्ट का काम नहीं हुआ, SROs उन्होंने निकाले और अपनी जो है वो एक्सपोर्ट्स की, उन्होंने अपनी ऐसी पॉलिसीज बनाई जिनमें उनकी इंडस्ट्रीज, उनकी बैंक बैलेंसेस ग्रो हों, उनके पैलेसेस बनते जाएं दुबई में, लंदन में, अमेरिका में, और यहाँ पे लोग जो हैं वो दिन बर दिन नीचे की तरफ जा रहे हैं। चले हुनैर लखानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से कराची के मसले पे बात की, एक दर्द दिल की आवाज उठाई। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम में आगे की तरफ चलेंगे, देखेंगे क्या मामला है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है सैयद इमरान अहमद, पुराने कराची वाले हैं और IM कराची ग्रुप भी एक चलाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं और कराची के मसाइल के हवाले से आवाज भी उठाते रहते हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब, आपने कराची के अंदर आंख खोली, इस शहर को बुरे हाल में भी देखा, अच्छे हाल में भी देखा। क्या चाहते हैं आप, एक कराची को कैसा होना चाहिए? एक कराची वाला क्या चाहता है कि कराची के कौन से मसाइल फौरी बुनियादों पर हल होने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत फवाद, आप ने दावत दी अपने प्रोग्राम में। देखिए, कराची वाले क्या चाहते हैं वो हर कराची वाले को मालूम है कि क्या मसाइल हैं इस शहर के, लेकिन मसाइल का हल इज द की थिंग। मसाइल के हल के लिए बुनियादी चीजें कुछ करनी होगी। सबसे पहले जो है वो जो रिक्वायरमेंट है वो सेंसस की है। कराची शहर को सेंसस में इंसाफ नहीं उसके साथ किया जाता है। हमारे यहाँ की जो आबादी है कराची की, उसकी तकरीबन कोई 10 मिलियन से कम काउंट होता है। बिल्कुल। अब आप इसका अंदाजा इस तरह से लगा लें कि आप कोई घर तैयार करते हैं, उसमें 2 लोगों के रहने की गुंजाइश, खाने की गुंजाइश और बाथरूम और तमाम फैसिलिटीज 2 लोगों के लिए होती है। और उस घर में आप अगर
2 से ज्यादा 4 लोग 5 लोग होंगे तो यकीनन तमाम जो आपने फैसिलिटीज 2 लोगों के लिए की है वो डिवाइड हो जाएगी उनमें। उसी तरह से इस शहर में आबादी बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कोप करने के लिए नहीं है। और जो भी हुकूमत की प्लानिंग होती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग होती है, वो बेस्ड होती है ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी। तो कराची को अगर हम उसका सही नंबर्स नहीं देंगे तो जो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी वो उसी बेसिस पे होगी जो कम तादाद के है। तो जब तक ये चीज नहीं दुरुस्त होगी, हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर नहीं हो सकता है दुरुस्त क्योंकि 10 साल बाद की भी अगर प्लानिंग हम कर रहे हैं तो हम एक प्लानिंग गलत बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन अ नंबर विच इज नॉट करेक्ट। तो बुनियादी चीज तो है कि इसका सेंसस सही होना चाहिए बगैर किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के। जो एक्चुअल हकायक हैं उसके बेसिस पे कराची में माइग्रेंट पॉपुलेशन भी बहुत है, उसको कराची में ही शामिल करना, क्योंकि हर रोज सैकड़ों के हिसाब से लोग कराची आते हैं पूरे मुल्क से। तो एक तो ये चीज है। दूसरा जो बुनियादी चीज है वो ये कि कराची की साइज के शहर में जैसे सबों को पता है कि कोई मास ट्रांजिट की फैसिलिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज भी वही W11 है। बिल्कुल, जो आज से बहुत पहले भी W11 थी, बल्कि बदतर होती गई है। बिल्कुल सही है। कुछ 15 साल पहले, 20 साल पहले हमारे स्कूल कॉलेज के जमाने में तो बसें भी हुआ करती थीं। अब बसें बराए नाम हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खत्म हो गई। ये KCR जो थी, सर्कुलर रेलवे चलती थी, कुछ हद तक वो भी कराची के ट्रांसपोर्ट के मसले का हल थी। तो वो ये चीजें हैं जो बहुत ही बुनियादी चीजें हैं। प्लस आप जैसे हम सब लोग वाकिफ हैं कि कराची शहर में वेस्ट मैनेजमेंट का कोई माकूल इंतजाम नहीं है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो चाहे लिक्विड वेस्ट हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुनियादी चीजें हैं। तो ये 2-4 चीजें हैं, जब तक नहीं होंगी बाकी चीजें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। और अच्छा इमरान साहब, आप क्या समझते हैं कि कराची में एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का इशू भी है या वसाइल आप समझते हैं कि वो कम है, कराची को उसका जायज हक नहीं मिलता? देखिए, वसाइल वो भी है, दोनों चीजें हैं, लेकिन गवर्नेंस का मेरे ख्याल से फुकदान सबसे ज्यादा है। गवर्नेंस ठीक होगी तो कम पैसे में भी काम चलता है। वसाइल का जहां तक ताल्लुक है, वसाइल यकीनन चाहिए होंगे, इन मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए वसाइल चाहिए होंगे, लेकिन वसाइल इज नॉट दी ओनली सोल्यूशन। वसाइल आपको मिल जाए और गवर्नेंस सही नहीं हो तो जिस तरह से हम 70 सालों से देख रहे हैं कि वसाइल का ज़िया होता है, वो होता रहेगा। तो इसलिए वसाइल इज नॉट दी ओनली थिंग। वसाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन ये कि गवर्नेंस इज मेरे ख्याल से ज्यादा। अच्छा इमरान साहब, काम कहां से शुरू करना होगा? आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे मसाइल हैं कि जो फौरी बुनियाद पे हल होने के, कौन सी चीजें जो लॉन्ग टर्म की है? देखिए ना, ट्रेन का सिस्टम ओवरनाइट शायद ना हो, उसमें तजावजात भी हटेंगी, जो है वो फिर रूट्स भी बनेंगे, बड़ा लंबा काम है। इसके अलावा अगर आप देखें कि आप बात करें बसें चलाने की, तो शायद अगर जो है वो आप मेट्रो बस टाइप की चीज चलाएं तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन कुछ मामला फौरी हल होने के, आप क्या समझते हैं फौरी हल होने के मामला कौन से हैं? देखिए, फौरी हल होने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नीयत। पहले नीयत होनी चाहिए। तो जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कूड़ा कराची में फैला हुआ है, ये चीजें तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका कुछ हद तक, यानी ट्रक्स हैं, ये है, फेंकने की जगह हैं, ये की जा सकती हैं। वरना कोई ऐसी कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है कि कल सुबह हम उठेंगे और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये कि एक प्रायोरिटाइज करना होगा और फंडिंग के हिसाब से और उसको सेटअप करना होगा कि क्या चीज पहले होनी चाहिए। लेकिन ये कि चूंकि जो मुश्किलात कराची वाले फेस कर रहे हैं, ये एक दिन में नहीं हुई है, ये बरसों के निगलेक्ट है जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। अच्छा, अवाम और सोशल एक्टिविस्ट वो क्या कर सकते हैं इसके अंदर? क्योंकि जाहिर है कि ये अब सिर्फ सियासतदानों की जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने तो अपना काम नहीं किया। अब अवाम के हाथ में गेम जो है वो उनके कोर्ट के अंदर है, सोशल एक्टिविस्ट, उनको बात करनी चाहिए। हम लोग अपनी सतह पर क्या कर सकते हैं? देखें, 2 चीजें हो रही हैं। एक तो अवेयरनेस, जो आगाही है वो अब बहुत बढ़ गई है, लोगों में बेचैनी भी है।
तो ये हुकूमत को चाहिए, इसका अंदाजा होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो अगर काम ना हो तो बहुत अच्छा नहीं होगा, लोग सड़कों पे निकल आएंगे। अब वो नौबत आ गई है। एक दूसरे डायरेक्शन में अगर आप देखें तो लोग खुद काम करना शुरू कर दिया है, यानी सड़कें बनाना आम आदमी का काम नहीं है, लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने एफ ब्लॉक में सड़कें बनानी शुरू कर दी हैं। अब वो कूड़े फेंकने का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन वो उनके पास तो न वो वसाइल हैं न इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हैंडल करने का। तो ये तो कर सकते हैं, मतलब लोग कब तक कहाँ तक करेंगे? ये काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को ही करना है। एज फार एज सोशल एक्टिविस्ट आर कंसर्न्ड हम आगाही दे सकते हैं। और मेरा कराची ग्रुप जिससे मैं मुंसलिक हूँ, ये कोई 5-5.5 साल पहले ये ग्रुप हमने बनाया था। इस वक्त 75,000 लोग इसके मेंबर हैं। अब वो 75,000 लोग ऐसे लोग हैं जिनको अवेयरनेस मिली है। अब वो कुछ उसमें मुख्तलिफ जो भी कोई बुराई नजर आती है तो कम से कम उसको बुरा समझते हैं, बुरा कहते हैं और उसको ठीक करने की तायीद करते हैं लोगों को। तो ये सोशल एक्टिविस्ट तो उससे ज्यादा आगे नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ही दे सकता है। दूसरी, जैसे मैंने आपको बताया कि हाथ में लेके लोग काम करें, वो भी होता है, बट दैट इज नॉट ये जो लोगों का काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। इसीलिए उनको हम इलेक्ट करते हैं, उनको वोट देते हैं। और पिछले 3-4 दहाई में तो हमने देखा है कि कराची बद से बदतर हो गया है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के बाज़ औकात मेजॉरिटी में लोगों को पावर था कि वो कोई बिल्कुल सही किसी को के रहमो करम पे नहीं थे, जो भी डिसीजन लेना था, जो फैसले लेने थे वो कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद नहीं हो पाया। तो इसलिए मेरे ख्याल से गवर्नेंस के ऊपर प्रेशर होना चाहिए, गुड गवर्नेंस के ऊपर, और उसके साथ साथ चेक एंड बैलेंस जरूरी होना चाहिए। सिर्फ वसाइल से कुछ नहीं होगा, वसाइल आते जाते रहते हैं, बट गुड गवर्नेंस इज समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट। चले, बहुत शुक्रिया। इमरान अहमद साहब बानी थे, मेरा कराची ग्रुप के हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हर तरफ से इस वक्त आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि कराची को हक दो, कराची के मसाइल को ठीक करो, कराची के मामलात को अब ठीक करो। हम भी आवाज़ उठाते रहेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक ले आ दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।